नमस्कार दोस्तों, प्रोग्राम आपकी सेहत में आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन की। हाइपरटेंशन दोस्तों लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के साथ देखी जाने वाली एक ऐसी समस्या है जिसके कोई खास लक्षण तो नहीं होते हैं, लेकिन अगर ये लंबे समय तक अनकंट्रोल रहता है तो हमारे कई ऑर्गन्स पर बुरा प्रभाव पड़ता है। क्या क्या कारण होते हैं बीपी बढ़ जाने के और कैसे इसे मैनेज किया जाए, इस पर आज हम जानकारी हासिल करेंगे डॉक्टर नीरज शर्मा जी से, जो कि जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट है। सर, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। थैंक यू। सर, अगर बीपी की बात करें, हाइपरटेंशन की अगर हम बात करें तो इसके कई कारण आपने कहा हो सकते हैं, लेकिन हम एज ए अवेयरनेस जरूर जानना चाहेंगे कि कौन से मेन कारण होते हैं जो हमारा बीपी बढ़ जाता है। देखिए, बीपी बढ़ने का कोई एक कारण नहीं है। जेनेटिक्स इसमें रोल प्ले करता है, आपका लाइफस्टाइल इसमें रोल प्ले करता है, आपका डाइटरी हैबिट्स इसमें रोल प्ले करता है, आपके कोई अगर कोई ड्रग अब्यूज़र है वो सब चीज़ें इनमें रोल प्ले करती हैं। जहाँ तक जेनेटिक्स का इफेक्ट है तो ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है कि फैमिली हिस्ट्री बहुत मैटर करती है। आप विद एज आपका बीपी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आप काम नहीं करते हैं, ज़्यादा एग्जर्ट नहीं करते हैं, बिल्कुल आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। ओबेसिटी आपको है, डायबिटीज़ है, आपको किडनी की दिक्कत है कोई, या आपको हाइपरथायराइडिज्म है, इवन हाइपोथायराइडिज्म है, तो इन सब चीज़ों का ये कारण हो सकते हैं। और कई बार जो है हमने देखा गया है, हम जो नॉर्मली सबको ब्लड प्रेशर हो रहा है उसको हम बोलते हैं इसेंशियल हाइपरटेंशन, जिसका कोई कारण नहीं है, जिसको होना ही होना, इडियोपैथिक है, लेकिन मल्टीपल फैक्टर्स इसके होने में रोल प्ले करते हैं। सर, कहीं ना कोई एक पॉइंट जो है, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट हम भी नोट नहीं कर सकते कि इस कारण हमारा जो बीपी है वो बढ़ गया है। सर, जैसे अब सर्दियों का मौसम है, सर विंटर्स में बीपी अक्सर केसेस बढ़ जाते हैं कि लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इसका क्या कारण है? देखिए, ऐसा है, जो हमारी सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन, एक सेंट्रल सर्कुलेशन है, एक पेरिफेरल सर्कुलेशन है, जो स्किन के अंदर जो वेसल्स हैं। तो जब आपको ठंड लगती है तो बेसिक जो मैकेनिज्म होता है बॉडी का वो होता है हीट प्रिजर्व करना। जब आप ठंड का एक्सपोजर होता है, जो लोगों को, जैसे सर्दियां शुरू होती हैं, सर्दियों में जो ठंड में निकलते हैं तो आपकी पेरिफेरल वेज़ोकंस्ट्रिक्शन होती है, तो सारा जो ब्लड जो पेरिफेरल सर्कुलेशन का है मैक्सिमम सेंट्रल सर्कुलेशन में चला जाता है। तो उससे सेंट्रल सर्कुलेशन में ब्लड जो है हार्ट पे डायरेक्ट मतलब इफेक्ट करता है और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जी सर, अब जैसे कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया, लोग इसका जो मेडिसिन का जो रोल है वो क्या रहता है सर? क्योंकि अक्सर लोग ना थोड़ा सा मिथ है दवाइयों को लेकर, लोग खाना नहीं चाहते कि दवाई लग जाएगी अगर एक बार खाएं। देखिए मैडम, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि दवाई लग जाएगी। देखो, ऐसा है, आपको और कोई चारा नहीं है। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, नो मैटर, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप योगा से कुछ रिलैक्सिंग, जैसे कुंडलिनी योग हो गया, आप रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज, रिलैक्सेशन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, जिसमें ब्लड प्रेशर थोड़ा बहुत कम होता है, लेकिन दवाई के बगैर आप इसको कंट्रोल कर पाएंगे ये असंभव है। आपको दवाई खानी पड़ती है। सर, हमारा जो प्रोग्राम है जागरूकता लाना है लोगों में कि अपने हेल्थ स्वास्थ्य को लेकर हमेशा जागरूक रहे। सर, वो नॉन कंप्लायंस की अगर मैं बात करूं, कॉम्प्लिकेशन क्या हो जाते हैं अगर हम मेडिसिन नहीं खाते हैं, हमें ज़रूरत है, नहीं खाते हैं, तो सॉफ्ट टारगेट क्या है हमारे ऑर्गन जिन पर बुरा प्रभाव? कंप्लायंस के बारे में मैं आपको अनुज बताऊंगा। जो ब्लड प्रेशर है, ये इसके बारे में कहा गया है कि जो हमने पढ़ाई की थी, जो आजकल जो बड़े बड़े जर्नल्स में आ रहा है कि इसमें अगर 100 लोगों को होता है तो 10 लोग ही आके ट्रीटमेंट करवाते हैं। उनमें से 10 लोग ही 10% 100 को होता है, 10% ट्रीटमेंट करवाते हैं, ट्रीटमेंट सीख करते हैं। उनमें से 10% ट्रीटमेंट लेते हैं और उनमें से 10% का बीपी कंट्रोल होता है। तो जो आपको सोसाइटी में ब्लड प्रेशर वाले लोग दिख रहे हैं वो सिर्फ 10% ऑफ दी आइसबर्ग है। क्या आप कहते हैं ना, आइसबर्ग टिप, ऊपर छोटा सा दिख रहा है, समुद्र के नीचे बहुत बड़ा पहाड़ है। तो ये इसका कारण है। और दूसरा, जो लोग कहते हैं कि दवाइयाँ नहीं खाएंगे, तो 2 दिन अगर किसी का बीपी कंट्रोल हो गया तो वो तीसरे दिन दवाई नहीं लगा कि मैं ठीक हो गया, फिर वो रिबाउंड बीपी बढ़ता है। देखो, अगर किसी को ब्लड प्रेशर की दिक्कत है तो उसके ब्लड प्रेशर बढ़ने से उसके मस्तिष्क की धमनियां फट सकती हैं, उसकी आंखों की रोशनी जा सकती है। उसको, हम तो मानते हैं किसी को हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है या क्रोनिक किडनी डिजीज, हम उसको मानते हैं कॉर्नरी आर्टरी डिजीज इक्विवेलेंट,
कि वो हाई रिस्क है हार्ट जी। डिजीज होने पे। उसकी हार्ट की मसल जो है वो मोटी हो जाती है, जिसकी ब्लड मतलब मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, उसको चलने में दिक्कत आना शुरू हो जाती है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहेगा, हार्ट मोटा हो जाएगा, हार्ट को कंट्रैक्शन में भी प्रॉब्लम आएगी, हार्ट को रिलैक्सेशन में भी प्रॉब्लम आएगी। जी। किडनीज बहुत जल्दी इफेक्ट होती हैं, आपकी किडनीज प्रॉब्लम हो सकती है, या एज सच आपकी जो स्ट्रक्चरल जो बाहर की पेरिफेरल जो धमनियां हैं वो इतनी मतलब रेसिलिएंट नहीं रहेंगी कि उनका अगर कोई जख्म हो गया तो वो मतलब क्रोनिक चल सकता है। ओके। आपको क्रोनिक लिम्ब मतलब पेरिफेरल जो आर्टरियल डिजीज है, लिम्ब की आर्टरीज भी इन्वॉल्व हो कुल सकती हैं, मिला के देखा जाए तो जो 100 बीमारियों का एक घर बन सकता है घर अगर बन बीपी सकता है। है तो। हाँ, अगर ब्लड प्रेशर। सर बीपी की हमने बात की, जिन लोगों को है, जैसे आपने कहा कि बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्हें बीपी है। सर एनसीडी का जो स्क्रीनिंग सर्वे हुआ उसमें भी पता चला कि 50% लोगों को पता ही नहीं जी होता जी कि वो जी। बीपी का शिकार है। सर हमारे प्रोग्राम के माध्यम से आप हमें बताएं कि जो अवॉइडेबल फैक्टर्स क्या हैं, जो अवॉइड किए जा सकते हैं ताकि हमारा बीपी ना बढ़े, और सर हमारी जो दिनचर्या है वो कैसी हो कि ताकि हमें बीपी ना हो। देखिए, स्ट्रेस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन, जो जिनको अगर कोई मतलब बहुत जॉब स्ट्रेस हो सकती है, कोई पर्सनल फैमिली रिलेशंस की वजह से हो सकती है, कैरियर की वजह से हो सकती है। फिर देखिए, कुछ लोग धूम्रपान करते हैं, वो एक कारण है। कुछ लोग मदिरा पान करते हैं बहुत ज़्यादा एक्सेस में, वो एक कारण हो सकता है। कुछ लोगों को डायबिटीज़ है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कुछ लोगों को अगर हार्ट की धड़कन की कोई बीमारी है, अगर कुछ लोगों को किडनी की कोई बीमारी है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे विल लीड टू हाइपरटेंशन, एक। और जो लोग दवाई नहीं ले रहे हैं इसके लिए, वो ज़्यादा रिस्क फैक्टर है कि उनको कोई भी कॉम्प्लिकेशन जो है वो हो सकती है। तो कुछ मॉडिफाइंग फैक्टर्स हैं जिन्हें हम कंट्रोल में रख सकते हैं। देखिए, नमक का सेवन जो है वो कम करना है, और अगर कोई बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले रहा है उसको अल्कोहल कम करना है। अगर कोई ओबीज है उसको अपनी एक्टिविटी बढ़ानी है। अगर आपको डायबिटीज़ है आपको उसमें कंट्रोल रखना है। अगर आपको किडनी की दिक्कत है, रेगुलर चेकअप्स करवाने हैं। आपको नमक का सेवन जो है वो कम करना है। हम तो पहले कहते थे जी 5 ग्राम से टेबल जो सोडियम क्लोराइड है उसकी इंटेक एक इंडिविजुअल की 5 ग्राम से कम, मतलब 1 टेबल स्पून से सब कुछ मिला के खाना, जो भी आप स्नैक सब कम होना चाहिए। अभी आया है कि सिर्फ सोडियम जो है वो उसका इंटेक जो है 2 ग्राम से कम होना चाहिए 24 आवर्स में, ठीक है। और जनरली जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की दिक्कत है तो उनको अपना खाने में जो है जितना आप नॉर्मल रूटीन में दाल सब्जी में डाल रहे हैं उतना ही लेना चाहिए। टेबल सॉल्ट का यूज नहीं करना है। और हिडन सॉल्ट जिन चीज़ों में होता है, जैसे पैकेज फूड है, जैसे बेकरी का सामान है, ये चीज़ों को अवॉइड करना है। अगर आप धूम्रपान करते हैं वो बंद करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा मदिरापान करते हैं तो उसको थोड़ा कम करना है, बंद भी करना पड़ सकता है। सर कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ हम इसे कंट्रोल में रख सकते हैं। देखिए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो है वो एड कर सकता है कंट्रोल में। टोटल सिर्फ आप कहेंगे मैं दवाई नहीं खाऊंगी या कोई मैं दवाई नहीं खाऊंगा और मैं इसको कंट्रोल कर लूंगा, मेजर्स में हम ये कर सकते हैं। अब लोगों में एक मिथ है कि मेरा बीपी बढ़ा, मैंने पानी वानी पिया, उससे ठीक हो गया। अगर देखिए आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो अगर आप पानी पियेंगे तो वो भी तो आपकी सर्कुलेशन में ही जाएगा ना, तो उससे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, कम कैसे होगा। आपको अगर ब्लड प्रेशर है तो आप आपके जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं जो आपको देख रहे हैं आसपास कोई भी है, खासकर जो होता है वो ब्लड प्रेशर आपको कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। एक रूटीन आपका बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सर हाइपरटेंशन की अगर बात की जाए तो कोई पर्टिकुलर एज क्राइटेरिया नहीं रहा, यूथ भी इसमें इन्वॉल्व हो चुका है। ये अनुजी ये अलार्मिंग सिचुएशन है। मेरी कॉमन प्रैक्टिस में भी रोज के 3-4 यंग हाइपरटेंसिव, हम पहले मानते थे कि बिलो दी एज ऑफ 40 किसी को हाइपरटेंशन है तो यंग हाइपरटेंसिव है, ठीक है। लेकिन आजकल 20-22 साल के लोग भी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ लेके आ रहे हैं। और मेरा मानना है फास्ट फूड, लैक ऑफ एक्सरसाइज, या फिर जो आजकल लोग सप्लीमेंट ले रहे हैं अपने डाइटरी कंट्रोल मतलब उसको मॉडिफिकेशन के लिए, वो सब चीजें इनमें कहीं ना कहीं अपना रोल अदा करना। सर हमारे प्रोग्राम के माध्यम से एक छोटा सा मैसेज प्री हाइपरटेंशन के जो बॉर्डर लाइन पे है उन्हें क्या प्रिकॉशन लेना? देखिए, एक तो पहले तो मैं बोलूंगा देयर इज नथिंग लाइक प्री हाइपरटेंशन, ईदर यू आर नॉर्मोटेंसिव और यू आर हाइपरटेंसिव। एक अगर आप जो प्री हाइपरटेंसिव कह रहे हो जो जिनका कुछ देर के लिए बढ़ता है और कम हो जाता है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। कुछ भी हो, आपको रेगुलरली दवाइयाँ लेनी है। अगर आपको डायबिटीज़ है उसको कंट्रोल में करना है। अगर आपको चर्बी है, डिस्लिपिडेमिया, उसकी दवाइयाँ लेनी है। अगर आपको थायराइड है उसकी दवाई लेनी है।
अगर आपका वेट ज़्यादा है, आपको वेट रिडक्शन करनी है, प्रॉपर स्लीप लेनी है, सेल्फ टेंशन फ्री एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश करनी है। अगर आप धूम्रपान करते हैं वो बंद बंद कीजिए। करना है। अगर आप मदिरापान करते हैं उसको मॉडरेशन में लाइए या बंद कीजिए। कोई भी ऐसी, अगर आप नमक का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं, पैकेज्ड फूड लेते हैं, बेकरी का सामान बहुत ज़्यादा खाते हैं, ये सब आप कम कीजिए। और एक हेल्दी वे ऑफ लाइफ, हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी फूड और स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट, ये सब क्रिएट करिए। और सबसे ऊपर, अगर किसी को आपको हाइपरटेंशन है, ये सब तो आपको करना ही है। जी। एक डैश डाइट होती है, डाइटरी जो मतलब हाइपरटेंशन में हेल्प जी। करती है। दूसरा, दवाइयों का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, दवाई आपको लेनी ही लेनी सर है। कहीं ना कहीं कंफ्यूज नहीं होना चाहिए दवाइयों को, हाँ, ऑर्गन्स को दवाई तो बचाती लेनी है। है। आप दवाई के बगैर कोई आपको चारा नहीं है। ये सब चीजें आपके दवाई का डोज कम कर सकती हैं, जी। आपका बीपी कंट्रोल में रह सकती हैं। कुछ लोगों का दवाइयों से भी कंट्रोल नहीं होता जी। एक स्टेज के जी। बाद। तो ये सब चीजें करने से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में और आ अगर जाएगा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा तो हमारे कई ऑर्गन्स हैं जो खराब होने से बच बच जाएंगे। सकेंगे। सर आपने महत्वपूर्ण हमें जानकारी दी और हमें बताया कि कैसे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखा जाए, या फिर अगर है तो उसे कंट्रोल किया जाए दवाइयों के साथ। सर जो मॉर्निंग वॉक करते हैं या अर्ली ठंडे पानी से सुबह नहाना शुरू कर देते हैं, सर उन लोगों के लिए क्या? मैंने आपको अभी बताया सबसे पहले कि आप जब ठंड का एक्सपोजर होगा तो पेरिफेरल सर्कुलेशन से ब्लड जो इन्हें है अवॉइड करना इन्हें चाहिए। अवॉइड करना है। ओके। और टोटली मेरे पास जो भी पेशेंट्स आते हैं जो हाइपरटेंसिव हैं, तो मैं तो उनको बोलता हूँ, डोगरी में हम बोलते हैं, जब सूरज की पहली किरण पखार आ जाए तभी बेड से बाहर निकलना है। जी। इवन आप, अगर आप अर्ली राइजर हैं तो आपको ठंडे पानी, मतलब बीपी की प्रॉब्लम है तो ठंड आपको अवॉइड करनी है। आप इनसाइड इंडोर रहिए, जब बाहर सूरज आ जाए, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाए, और जब निकलना भी पड़े, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस हैं, कभी आपको निकलना भी पड़े, तो अच्छी तरह से आप कपड़े डाल के जिनसे आप मतलब ठंड का मतलब ठंड से बचाव रख सके, वो करना है जी। आपको। सर को इमरजेंसी कब माननी और कौन सी दवाइयां हैं जो कुछ पास रखनी चाहिए emergency देखिए में? मैडम, इसके लिए आपको कोई दवाई पास नहीं रखनी है। आप जो दवाइयाँ खा रहे हैं वही खाते रहेंगे। और अगर आपको कोई दिक्कत होती है, फटाफट जाके मेडिकल हेल्प सीख करनी है। सेल्फ मेडिकेशन इज वेरी नहीं करनी। डेंजरस। ओके। सेल्फ मेडिकेशन में मैं नहीं करनी। बोलूंगा कि आप ये दवाई रख लीजिए तो आपको ये हो गया। अगर आपको, हाँ, आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं, आपको लग रहा है बढ़ा है तो आप हॉस्पिटल जाइए। डोंट ट्रीट योर सेल्फ, वो आप नहीं करेंगे। सर आज आपने हमें हाइपरटेंशन पे एक महत्वपूर्ण जानकारी दी, क्योंकि सर्दियों का मौसम आ रहा है और बहुत सारे लोगों को यह समस्या हो सकती है। सर आपने कीमती समय हमारे साथ शेयर किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर साहब हमें बता रहे थे कि प्रोएक्टिव होकर अपने स्वास्थ्य का हमें ध्यान रखना होगा। आज हमने बात की हाइपरटेंशन की, तो साल्ट, स्ट्रेस और स्मोकिंग अवॉइड करके इससे कंट्रोल, काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। इस प्रोग्राम में इतने ही, अगले में फिर हाजिर होंगे किसी और विषय के साथ।